हेलो एवरीवन। वेल, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 से पहली डीपीपी आप लोगों के सामने जो आ रही है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज। तो भैया चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, राइट। तो वो यही बोल रहा है, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज। तो कूलम्ब्स लॉ लिख सकता हूं यहां पर, यस और नो, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में ही तो हम लोग दो चार्जेस के बीच फोर्स की बात करते थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद करता हूं क्लियर है आप लोगों को, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, when the distance between the charge particle is half, the force between them becomes, clear, the force between them becomes। तो पूछ रहा है, वो कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा। तो गौर से सुनिएगा भाई, मैंने बचपन में पढ़ा था F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब वो कह रहा है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए। अगर मैं r को r/2 कर दूंगा तो यहां पर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, r²/4, और 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये फोर्स कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। क्लियर, कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं इसके, डोंट वरी, घबराए नहीं। क्लियर, बिल्कुल भी घबराए नहीं, मैंने कर दिया। हो सकता है आपको ये तरीका समझ में नहीं आया हो क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, तो आप लोगों को आपके अंदाज में समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा। उसने मुझसे बोला है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। वो कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर आधा कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा। क्लियर, तो मेरी तो प्रैक्टिस है, मैंने लिख दिया 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन बीइंग अ बिगिनर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप देखते से ही लगा सकते हैं। देखिए, तो भैया मैंने मान लिया दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स यही होगा। ये मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और ये डिस्टेंस उनके बीच का हो गया r, राइट। क्लियर, तो फोर्स यही लगेगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब वो कह रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फोर्स यही तो होगा। अब इस फोर्स को मैंने F डैश नाम दे दिया। क्लियर, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 के, क्लियर, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आधा कर रहा है, यानी ये मैंने मान लिया Q1, ये मैंने मान लिया Q2। अब इस डिस्टेंस को क्या लिखूं, r/2। क्लियर, तो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब r की जगह क्या लिखूंगा, r/2, वो r/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, r² है ना, r²/4। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर आएगा तो इस 4 को इधर लिख दूं 4, और मुझे दिख रहा है ये पूरा टर्म जो है ये काय के बराबर है, F के बराबर है। यानी फाइनली हमारा आ गया F डैश इज इक्वल टू 4F, यानी फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। क्लियर, इसलिए मैंने 4 टाइम्स लिखा है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और आसान तरीका देखिए, यहां पर मुझसे बात फोर्स की करवा रहा है और डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो मुझे मालूम है फॉर्मूला होता है ये, फोर्स और r एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूं, F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/2 का उल्टा 2/1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। पहली सिचुएशन में फोर्स F है, सेकेंड सिचुएशन में मुझे फोर्स निकालना है। क्लियर, क्लियर, पहले डिस्टेंस कितना था r, बाद में कितना हो गया r/2, तो r2 की जगह r/2 नीचे आ जाएगा और ये स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, F/F2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा
तो F2 का 1 से करूंगा तो F2 और 4 का F से करूंगा तो 4F। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बात वही है। क्लियर? तो राइट आंसर इज 4 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम विल बी, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम विल बी। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। वो कह रहा है दो चार्जेस हैं, ये मैंने बढ़िया यहां पर दो चार्जेस बना दिए बेटा, ठीक है। एक पहला चार्ज Q1 बराबर मैंने मान लिया +1 माइक्रोकूलम, मान क्या लिया, दिया है। दूसरा चार्ज Q2 बराबर आपको बोल रहे हैं +5 माइक्रोकूलम। सीन क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, आपको बताना है ये वाला चार्ज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। इसको मैंने मान लिया F1। अब इस F1 की वैल्यू निकालते हैं, तो F1 इज इक्वल टू 1/4πε0K। क्लियर? Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 Q1 हो गया। Q2 कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻6, बोले भैया, अपॉन R²। R मुझे दी नहीं है दोनों के बीच की, तो मैंने इसे R ही मान लिया है, राइट। तो ये R²। क्या मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आई ये बात। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ मुझे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोला, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2। अब इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो F2 इज इक्वल टू 1/4πε0K। Q1 यही है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6। Q2 5 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस दोनों के बीच की वही है R²। तो रेशो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। रेशो ऑफ द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का रेशो पूछ रहा है। तो डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को, और इसको डिवाइड कर दिया 1/4πε से 1/4πε, ये चार्जेस कट गए, ये R² कट गया। यानी कहने का तात्पर्य कितना आ गया, F1/F2 इज इक्वल टू 1:1। यानी राइट आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, अ चार्ज Q1 एक्सर्ट सम फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज Q2। भैया ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज मैंने मान लिया Q1 है। अब वो कह रहा है Q1 चार्ज Q2 पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर द फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2। ओके, तो वो कह रहा है Q1 चार्ज Q2 पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब वो कह रहा है इसके पास अगर मैं कोई तीसरा चार्ज ले आऊं तो ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद करो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाई थी आपके पास आपको। दो चार्जेस के पास अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए, है ना, तो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी Q1 Q2 के पास अगर Q3 चार्ज में रख दूंगा तो ये चार्ज इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है Fg एंड Fe रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स situated at a distance 10 centimeter. The ratio of Fg and Fe is of the order of। ठीक है भैया, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर हमको मालूम है। वो कह रहा है Fg and Fe रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा है ना। और ये जो फोर्स लग रहे हैं काय के बीच में लग रहे हैं, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहे हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये ले लिया, ये दो चार्ज पार्टिकल हो गए, है ना। और कह रहा है दे आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सेंटी को चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻²। सीन क्लियर है। तो कह रहा है रेशो बताओ Fg और Fe का। तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गौर से देखिएगा। Fg अपॉन Fe, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है मैंने 11th में, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू GM1m2 अपॉन R²। तो मैंने Fg की जगह लिख दिया
जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अब आप गौर से देखिएगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 और m2 मासेस हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन के मासेस लगेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और m2 भी यही हो जाएगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, g हो गया, m1 m2 हो गए, डिवाइडेड बाय, अब आते हैं इधर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैं जानता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है जी, के तो कांस्टेंट है, के कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं एयर के लिए। अब बचे Q1 Q2, तो चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों के चार्ज आ जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो Fg अपॉन Fe इज इक्वल टू, ठीक है बॉस, आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर से देखिए, यहां पर 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -38, यस और नो, 10 की पावर -38 और 10 की पावर 9, तो ये बचा 10 की पावर -29, राइट। -29 ऊपर गए तो वो हो जाएंगे प्लस के 29, क्लियर, क्या हो जाएंगे, प्लस के 29। तो पहले मैं इतना लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 29 था आई थिंक, है ना, -19 और -19 -38 है ना, -38 और प्लस के 9, -29 ऊपर गए तो प्लस के 29, 10 टू द पावर 29। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को, अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिएगा, प्लस के 29 और माइनस के 31 कितना, क्योंकि हमें मालूम है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, है ना, तो 29 और -31, तो ये बचा -2, -2 का -31 से किया तो -33, -33 का -11 से किया तो -44, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -44 इंटू 9.1। अब भैया ये मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेना, इसमें मोटा मोटा देखो 10 की पावर -44 आ रहा है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में गैप बहुत है, यस और नो, ऑप्शंस में गैप बहुत है। अब आप ही बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है, कम ऑन, ए बी सी या डी, वेरी गुड, 10 टू द पावर -43। सीन क्लियर है, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा आप देखो फर्क कितना है ऑप्शंस में, गैप बहुत ज्यादा है तो देखते से ही लगा सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विथ कांस्टेंट चार्ज, ओके, इन एयर एंड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज। तो गौर से देखिएगा, वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विथ कांस्टेंट चार्ज। देखो भाई, ये दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, ये दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, ठीक है, इस पे चार्ज मैंने मान लिया Q1 Q2, ठीक है। तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ द फोर्सेस बताना है बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स, चार्ज कैसे है, कांस्टेंट। तो दो केस दे रहा है, पहले केस में कह रहा है कि जब ये एयर में रखे हों, अगर दोनों चार्जेस एयर में रखे हों, मैंने मान लिया दो चार्ज हैं Q1 Q2, स्मॉल स्फीयर मान लिए, इन पे चार्ज Q1 Q2 मान लिया और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया R है। अब वो कह रहा है ये चार्जेस अगर फोर्स एयर में रखे हैं तो फोर्स कितना लगेगा, तो मैं निकाल रहा हूं इसको, फोर्स कब निकाल रहा हूं, जब ये एयर में रखे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, के की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो के लिखने की जरूरत है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीन क्लियर है। अब वो कह रहा है एयर की बजाय अगर मैं इसे किसी मीडियम में रख दूं, इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी अब इनके बीच में अगर कोई मीडियम रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स क्या हो जाएगा मीडियम की प्रेजेंस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वो कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताऊं, ये इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन 2 मान ली,
दोनों का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो 1 में 2 का डिवाइड कर दिया, इसका इससे डिवाइड कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर से देखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर, दो स्मॉल स्फीयर्स पे जो चार्जेस हैं, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज का मतलब चार्ज नहीं बदल रहे हैं, चार्ज तो वही है ना। तो जब एयर में रखे हैं तब फोर्स इतना है, मीडियम में रखे हैं तब फोर्स इतना है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो भैया 1/4πε0 से तो 1/4πε0 कट गए, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गए, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, यस और नो। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू, ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 1/K, तो ये K कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू K/1। राइट आंसर वुड बी दिस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका देखो भैया, हमें मालूम है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे मालूम है चार्जेस फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है, बस पहले मीडियम एयर था, बाद में मीडियम आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो भैया F और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F को लिख दिया FA और दूसरे को लिख दिया मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स FA अपॉन FM। तो K को क्या लिखूंगा, इनवर्सली है तो K को लिखेंगे KM अपॉन KA। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया था इसने, K दिया है, तो KM की जगह K, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 आ गया, K अपॉन 1। नहीं है बस, चाहे जैसे कर लो, बात एक की है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें कह रहा है 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ये स्क्वायर है ABCD, फिगर थोड़ा सा गलत है, चारों साइडें बराबर होंगी वैसे, ठीक है, रेक्टेंगल लग रहा है, पर आप इसे स्क्वायर समझे, है ना। तो 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट द सेंटर O इज। वो कह रहा है सेंटर पे अगर कोई चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा। ऑप्शन दे रहा है 0 अलोंग द डायगोनल BD और परपेंडिकुलर टू साइड AB। सारी चीजें गई भाड़ में, ध्यान से देखो बस। अब मुद्दा ये है कि वो कह रहा है 4 चार्जेस हैं जो कि एक स्क्वायर ABCD के 4 कोनों पे रखे हैं, तो कह रहा है द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट द सेंटर O इज। सेंटर O पे जो चार्ज रखा है उस पे फोर्स कहाँ लगेगा पूछ रहा है। सवंते पहली बात तो ये है कि सेंटर O पे कोई चार्ज दे ही ना रहो, दे तो ना रहो, ना पॉजिटिव दे रहो ना नेगेटिव दे रहो, तो हमारे मन में बड़ी उलझन सी चल रही है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन कोई ना कोई एक तो होगा। चार्ज तो 2 ही नेचर के होते हैं, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कोई ना कोई एक तो होगा, है ना। कोई सा भी आप एक मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने मान लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। अब आप बताओ ये वाला चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, इस तरफ लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यस और नो। चलो अब आ जाओ इधर, ये बी पे जो चार्ज है प्लस क्यू, वो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और जो माइनस क्यू चार्ज है डी पे, वो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, यानी डायगोनल BD के अलोंग आएगी डायरेक्शन, बोले भैया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलोंग द डायगोनल BD। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर। और कोई ठेका नहीं है प्लस क्यू मान के ही करूं, आप माइनस क्यू मान के भी कर सकते हो। माइनस क्यू भी मान के करोगे ना, तो देखो भैया माइनस क्यू मानोगे तो ये प्लस क्यू इसे इधर खींचेगा और ये प्लस क्यू इसे इधर खींचेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और माइनस मानने हो तो ये माइनस इस पे इधर की तरफ लगाएगा फोर्स, और ये प्लस इस पे इधर की तरफ लगाएगा, तो भी नेट ऐसे ही आएगा, यानी डायगोनल BD के अलोंग ही तो आ रहा है, तो इसलिए आंसर इज अलोंग द डायगोनल BD। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हेलो भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला, सिग्मा। क्या फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, सही है, ऑन द कंडक्टर एंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को भी प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो ये गलत हो गया क्योंकि डायरेक्टली है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. दिस इज द राइट आंसर. सीन क्लियर है? तो दिस वुड बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय. हेलो, चैप्टर 1 पहले दिन ही पढ़ाया था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी बॉडी पे पहुंचते हैं. क्लियर है? जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज. और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज. बताया था ना, याद है? बारात पैसे लुट रहे हैं, जो लुटाता है वो धनवान है ना, लुटा रहा है तो उस पर कमी आ जाएगी, इसलिए उस पर पॉजिटिव. याद आ रहा है? ये सब बता चुका हूं. क्लियर? यानी दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे पे पहुंचते हैं. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पे पहुंचते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज. अब यहां पर क्या है देखो गौर से, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज. बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है? जब उसमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट. तो यही सही है. बोलो भैया, क्योंकि रिमूव करोगे कुछ इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यस और नो? तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट. उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज. द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज. आप बताओ. इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, हाँ, फंडामेंटल चार्ज. बताया था ना चैप्टर 1 में पहले दिन ही. इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ई. और ई से क्यों डिनोट करते? ई भी नहीं, स्मॉल ई है ना. और स्मॉल ई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता था. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है. और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. राइट? तो वो यही तो पूछ रहा है, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज. तो मिनिमम चार्ज कितना होता है? फंडामेंटल चार्ज, यानी कि स्मॉल ई, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. क्लियर है? तो राइट आंसर वुड बी दिस. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैन डर वाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, which two are able to provide an attractive force between two neutrons? Okay, gravitation. भैया सबसे पहले बात तो अपन वो कह रहा है कि न्यूट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वैन डर वाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है. कौन कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो दो न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भैया हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है. जैसे ये कोई एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. क्लियर? बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं. तो न्यूट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, तो चूंकि न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं. क्लियर? अच्छा, अब न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पे मासेस भी होंगे. न्यूट्रॉन के कुछ ना कुछ मासेस तो होते हैं. चार्ज 0 होता है लेकिन मास तो होता है ना न्यूट्रॉन का. और जब न्यूट्रॉन दो मास हैं तो हमें मालूम है दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है. हमने पढ़ा है F = gm1m2/r², है ना. तो न्यूक्लियस के अंदर जो दो न्यूट्रॉन है उन न्यूट्रॉनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? एक तो हो गए न्यूक्लियर फोर्सेस और दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है यहां पर ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता. जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगने लगा? उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे. क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस 4q, कैपिटल Q and small q are in a straight line in the position of 0, Ly2 and L respectively. The resultant force on Q will be 0. Okay, if capital Q is equal to, capital Q की वैल्यू पूछ रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को. सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा. वो कह रहा है 3 चार्जेस हैं, 4q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q. तो मैं यहां बना रहा हूं, ये मैंने 4q चार्ज ले लिया. ठीक है. दूसरा कह रहा है कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q ले लिया एंड स्मॉल q, ये मैंने स्मॉल q ले लिया. ये 3 चार्जेस ले लिए और ये स्ट्रेट लाइन में रखे इन द पोजीशन ऑफ 0, Ly2 एंड L.
जीरो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो पे ये रखा है 4q, उसके बाद फिर ये दूसरा चार्ज रखा हुआ है और फिर ये तीसरा चार्ज रखा हुआ है। 4q जीरो पे रखा हुआ है, उसके बाद जो q है वो L/2 डिस्टेंस पे है, यस और नो। और उसके बाद जो अगला है, सॉरी 4q ये हो गया है ना, फिर q और फिर ये स्मॉल q, तो ये कितने डिस्टेंस पे रखे? जीरो, तो जीरो पे तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरा L/2 पे और तीसरा L पे, तो ये कितना है? L। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पहला जीरो पे रखा है, दूसरा L/2 डिस्टेंस पे रखा है और तीसरा L डिस्टेंस पे रखा है। अब आप बताओ ये L है, ये L/2 है, तो ये कितना हो गया? L/2। बोले भैया यस और नो? अच्छी बात है। तो वो कह रहा है 3 चार्जेस 4q, q and q are in a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively. The resultant force on q, इस स्मॉल q पे रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है will be 0। अच्छा बोल नहीं रहा है, वो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन q will be 0, है ना। वो कह रहा है इस चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो कितना है? 0। तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू फैल्यू गई तेल लेने, अपन बात करते हैं इसकी। आप बताओ इस चार्ज पे अगर फोर्स लगेगा तो किस किस की वजह से लगेगा? एक तो इस 4q की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, है ना, और दूसरा इस कैपिटल Q की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, राइट? सही बोल रहा हूं ना? चलो आ जाओ लगाओ। 4q की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, किधर? इधर लगेगा या इधर लगेगा? सिंबल कुछ दिए नहीं है तो पॉजिटिव ही मानेंगे, तो 4q इस पे फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे या ऐसे? हाँ ऐसे। तो ये मैंने F1 मान लिया, ठीक है। ये F1 फोर्स 4q की वजह से इस पे लग रहा है, ठीक है। चलो कैपिटल Q इस पे फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे या ऐसे? ऐसे ही लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा है इधर। अब आप बताओ नेट फोर्स कितना हो गया? दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लग गया? F1 प्लस F2। और ये F1 प्लस F2 काय के बराबर बोल रहा है? नेट फोर्स इस Q पे कितना बोल रहा है? 0। वो कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है ना। तो पूछ रहा है कैपिटल Q कितना होगा। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं 4q q q इतने इतने डिस्टेंस पे रखे हैं, और कह रहा है Q पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो कैपिटल Q की वैल्यू बताऊं। आप बताओ भैया, 4q ने इसको किधर की तरफ लुढ़काया था? इधर की तरफ, जिसको आपने F1 माना था, और कैपिटल Q ने इस Q को इधर लुढ़काया था, वो आपने F2 माना था। तो गौर से देखिएगा, स्टेप समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। F2 को इधर ले आऊंगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। सीन क्लियर है? चलो F1 फोर्स यहां पर जो लग रहा था, किसकी वजह से लग रहा था? 4q की वजह से। तो 4q की वजह से इस Q पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है। भैया कितना फोर्स लग रहा है? तो F1 का फॉर्मूला 1/4πε0 के Q1 की जगह 4q, Q2 की जगह Q अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना है? L, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस F2 जो फोर्स लग रहा था इस पे, वो कैपिटल Q की वजह से लग रहा था। लगाओ फॉर्मूला 1/4πε0 के Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L/2। तो R स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाई 4 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। बोले भैया यस सर नो? क्लियर है? चलो आ जाओ। 4πε0 के से 4πε0 के कट गया। बोलो भैया यहां पर L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, 4 से 4 कट गया। तो फाइनली हमको क्या हासिल हो गया? Q इज इक्वल टू, यहां क्या बचा? माइनस Q। आपसे कैपिटल Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो कैपिटल Q बराबर कितना हो गया? माइनस Q। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। दिस इज द राइट आंसर। सीन क्लियर है? मुझे समझाने में टाइम लग रहा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि आप बिगिनर हैं। जब आप करने बैठेंगे सेकंड्स की खेल है। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q कैसे आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज गिवन प्लस Q चार्ज, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर। भैया मेटेलिक स्फीयर कंडक्टर है, और मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड है। ये सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, तो भैया सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को जब आप चार्ज, मेटल क्या हो गए? कंडक्टर हो गए। जब आपको जब इसको चार्ज देंगे, तो कई लोग सोचते हैं कि ये चार्ज है ना पूरा इसमें अंदर तक भर जाएगा, अंदर तक ऐसे भर जाएगा इसमें।
सॉरी ऐसा नहीं होता भैया, भले ही सॉलिड है, ध्यान रखना सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है। अब चूंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन की क्वालिटी बड़ी बढ़िया होती है, चार्ज इजीली मूव करते हैं। तो क्या होता है, ये जो चार्ज इसमें अंदर भरा हुआ है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है तो ये दूर दूर भागते हैं, और दूर दूर भागते हैं तो पूरा की पूरा चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे, अंदर नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो वो कह रहा है an isolated solid metallic sphere is given plus q charge, the charge will be distributed on the sphere। तो ये पूरा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, तो हम लिखेंगे यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन सरफेस। क्लियर, चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस पे हो गया, है ना, सही बोल रहा हूं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बट ओनली ऑन सरफेस। यहां पर कह रहा है ओनली ऑन सरफेस बट नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये गलत हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर्स के अंदर। अगला कह रहा है यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम, तो पूरे वॉल्यूम के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है उन पे रिपल्सिव फोर्स जब लगेगा तो कंडक्टर्स की ये क्वालिटी होती है कि उनमें कंडक्शन इजीली हो जाता है चार्जेस का। तो जब इजीली कंडक्शन इनका होता है तो ये सरक सरक के सरफेस पे ही आ जाते हैं, तो अंदर नहीं रहता, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्मली तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, तो राइट आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू, ओके, आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ हुक। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन a space where there is no gravitational effect, then the angle between the two suspension and the tension in each will be, okay, listen everyone, गौर से सुनिएगा वो हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आप ये समझिए भाई, ऐसे समझिए, इधर आ जाइए, ये एक हुक है, ठीक है, और इस हुक से मैंने दो ऐसे धागे लटके हुए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या लटके हुए हैं, ये धागे, कितने धागे लटके हैं भैया, ये हुक है और इससे ये दो धागे लटके हैं, एक और ये मैंने दूसरा धागा मान लिया, ठीक है। और कह रहा है धागों की जो लेंथ है वो एल है, यानी इस वाले धागे की भी लंबाई एल है, इस वाले धागे की भी लंबाई एल है ना। और दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू, ये दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और दोनों पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू है, ठीक है। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल, इनको मैंने एक थ्रेड यानी धागे से लटकाया है, धागे की लंबाई एल है। क्लियर है। आगे कह रहा है दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस, इसको हम स्पेस में ले गए। क्लियर, तो स्पेस में कह रहा है वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, राइट। तो यहां पर वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड काम ही नहीं कर रही है यहां पर। क्लियर, देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशन, है ना। तो वो कह रहा है एंगल कितना होगा इन दो सस्पेंशंस के बीच में, एंड द टेंशन इन ईच केस विल बी, और ऐसी सिचुएशन में जो डोरी है उसमें टेंशन कितना होगा। सारी चीजें कहीं तेल लेने, ज्यादा समझ में आता नहीं है, सिर में दर्द होता है, तो गौर से देखिएगा। सुनो भैया, ये हुक से ये दो बॉल लटकी थी, प्लस क्यू एल एल, ले गया इनको स्पेस में। अब भैया स्पेस में जब ले जाऊंगा तो नजारा कुछ ऐसा हो जाएगा, दोबारा इधर बना रहा हूं फिगर, गौर से देखिएगा। ये हुक है, जैसे ही मैं स्पेस में ले जाऊंगा, अब वहां ग्रेविटी काम नहीं कर रही, ग्रेविटी काम करती तो ये इन्हें नीचे लुढ़काती, पर वो कह रहा है नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, यानी ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। तो जब मैं स्पेस में ले जाऊंगा तो भैया जे प्लस क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो जे दोनों एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे तो नजारा ऐसा हो जाएगा, एक बॉल जालंग पहुंच जाएगी और एक बॉल इधर की तरफ आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। अच्छा, ये पूरा थ्रेड इधर चला गया, लंबाई एल, ये पूरा थ्रेड इधर चला गया, लंबाई एल। यस और नो, बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना। अच्छी बात है, ये पूरी लंबाई, ये एल इधर आ गई, ये एल इधर आ गई, ये बॉल इधर आ गई, इस पे प्लस क्यू चार्ज, ये बॉल इधर आ गई, इस पे प्लस क्यू चार्ज। सही बोल रहा हूं। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2l। बोलो भैया, एल ये 2l। अब इनके बीच निकाल लो फोर्स, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन R²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के कुछ नहीं है तो 1 मान ले,
Q1 Q2, Q1 प्लस Q, Q2 प्लस Q, तो सीधा Q स्क्वायर लिख दूं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अपॉन R स्क्वायर चाहिए तो अपॉन R, R कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। बोले भैया तो दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। फोर्स ये हो गया। अच्छा एक थ्रेड यूं चली गई, एक थ्रेड यूं चली गई, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया 180 डिग्री का एंगल बन गया। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। सीन क्लियर है? बाकी का थोड़ा सा और समझें। यहां पर ये टेंशन क्या कर रहा है, टेंशन कई लोगों के सर में दर्द दे रहा होगा, तो टेंशन कोई तोप नहीं है, आप समझें। 11th अगर आपने लक्षण से पढ़ी होगी तो आपको बताया गया होगा, जैसे ये है यहां पर कोई बॉल लटका दी, यस और नो, तो इसमें फिक्स एंड ये है, तो फिक्स एंड की तरफ टेंशन फोर्स लगता है, अगर आपको पता हो तो, राइट। यहां पर ये हुक था, हुक से ये बॉल इधर चली गई, ये बॉल इधर चली गई, तो हुक से ही तो लटकी है, तो टेंशन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। बोला भैया टेंशन फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। इस ऐसे इसमें टेंशन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। और देखो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ये जो रिपल्सिव फोर्स आपने ये जो निकाला है, ये काय के बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर ही होगा, इसलिए टेंशन यही रहेगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर? सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच ऑफ आर 1 कूलाम। ठीक है, दो चार्जेस हैं और दोनों ही 1 कूलाम के हैं। ये मैंने बढ़िया वीआईपी दो चार्जेस ले लिए, Q1 भी 1 कूलाम और Q2 भी 1 कूलाम। ठीक है, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपार्ट। दोनों चार्जेस एक दूसरे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, R बराबर 1 किलोमीटर। क्लियर? द फोर्स बिटवीन दैम इज, फोर्स निकालना है, निकाल लो। इसमें क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, तो बताओ भैया 1/4πε0 कितना रख दूं, 9 × 10⁹9। बोला भैया के तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मीडियम कुछ दिया नहीं है, तो एयर के लिए 1। Q1 Q2, Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, तो 1 × 1 1 अपॉन R स्क्वायर। R 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, 1000 बोले तो 10 की पावर 3, तो R की जगह लिखूंगा 10 की पावर 3 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो 1000 ये हो गए, स्क्वायर ये हो गया। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली आपका हो जाएगा बेटा ये 9 × 10⁹9, तो ये है 10 की पावर 3 का स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 10 की पावर 3 का स्क्वायर करूंगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगी तो -6। और सुना है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन। ये फोर्स आ गया आपका। या दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं हो गया होगा आपका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन बचा है, आपकी पूरी शीट कंप्लीट हो गई है ना? तो करिएगा ऐसे ही। क्लियर? अगली अच्छे से करना है, ठीक है? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। क्लियर? सारा खेल प्रैक्टिस का है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।